आदाब, मुल्क की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल के खिलाफ अरब लीग हुआ एक सख्त फैसला लेने को तैयार। सऊदी और मिस्र ने लगाई इजराइल की क्लास। वजीर आजम ने रिजर्वेशन यूसीसी पर फिर अपोजिशन को घेरा। गांधी नेहरू खानदान पर आइन को तार-तार करने का लगाया इल्जाम। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में घिरे अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज। अब दारुल उलूम में नहीं दाखिल हो पाएंगी खवातीन। सोशल मीडिया रील्स वायरल होने के बाद इदारे ने लगाई रोक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बड़ा दावा, कहा रमजान में गजा पर बमबारी रोकने के लिए नेतन्याहू को समझाया था। नेपाल ने भी MDH के मसालों पर लगाई रोक। पेस्टिसाइड मिलने के बाद लिया बड़ा फैसला। यूपी के सरकारी मदरसों में बच्चे पढ़ेंगे मैथ्स और साइंस। सभी सब्जेक्ट पढ़ाना होगा जरूरी। और कोहली से लेकर शाहरुख खान के बॉयकॉट की मांग। इजराइल के जुल्मों पर चुप्पी से नाराज हैं लोग। फिलिस्तीनियों पर लगातार जुल्म करता रहा इजराइल अब अरब ममालिक के रडार पर आ गया है। अब अरब के मुल्क दूसरी बार इजराइल के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लंबे वक्त से अरब ममालिक की खामोशी का इजराइल नाजायज फायदा उठा रहा है, लेकिन अब इजराइल के लिए अपनी मनमानी करना मुश्किल होगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज अरब लीग की मीटिंग से इजराइल घबरा गया है। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चल रहे केस ने भी इजराइल की हालत खराब कर रखी है। दरअसल बहरीन की राजधानी मनामा में चल रहे अरब समिट में अरब के मुल्कों ने इजराइल को जमकर लताड़ा है। सभी मुल्कों ने मिलकर इजरायली कार्रवाई की जोरदार मजम्मत की। सबने इजराइल को साफ साफ वाज़ेह कर दिया है कि उसे जल्द से जल्द अपनी फौजी कार्रवाई गजा से रोकनी पड़ेगी और वहां मदद भेजनी होगी, और अगर इजराइल ऐसा नहीं करता है तो उसकी बर्बादी तय है। इसके अलावा सभी ममालिक ने फिलिस्तीन के मामले को लेकर इजराइल को जल्द से जल्द कटघरे में लाने की बात फिर दोहराई। समिट में शामिल एक जिम्मेदार ने बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल के जुल्मों से मुंह नहीं मोड़ सकता और अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू और उसके गुर्गों पर शिकंजा कसा जाए। उन्होंने आगे कहा कि गजा में अमन चैन कायम करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों को उनका हक देना ही होगा। उधर समिट में शामिल सभी अरब लीग के मुमालिक ने एक साझा बयान भी जारी किया। बयान में 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ साथ फिलिस्तीन में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को तैनात करने की मांग को फिर उठाया गया है। समिट में बोलते हुए सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल की कार्रवाई को नफरत ही बताया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल के जुल्मों से नजरें नहीं फेर सकती है। अब वक्त आ गया है कि इजराइल से उसके जुर्मों का हिसाब लिया जाए। वहीं समिट की सदारत कर रहे बहरीन के बादशाह ने फिलिस्तीनी मुल्कियत की बात को फिर दोहराया। उधर मिस्र के सदर फतेह अल सीसी ने नेतन्याहू को जंगबंदी को लेकर फिर सुनाया है। उन्होंने बताया कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए जानबूझकर जंगबंदी और होस्टेज डील नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर गजा की जंग रुक गई तो उसका जाना तय है। अरब ममालिक और इंटरनेशनल कम्युनिटी के कस्ते शिकंजे ने नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह समझने वाला नेतन्याहू अब भागा भागा फिर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इजराइल हमास जंग को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि रमजान के दौरान गजा में बमबारी रोकने के लिए उन्होंने नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये दावा ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क में हिंदू मुस्लिम सियासत अपने उरूज पर है। वजीर आजम ने आगे कहा कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता, मैंने ना सिर्फ बमबारी को रोकने की कवायद की थी बल्कि डेलीगेशन के जरिए इजराइल पर दबाव भी बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन उनके लिए उतना ही अहम है जितना कि इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच गजा के रफा शहर पर इजरायली हमलों को लेकर चुप्पी साधने पर बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। आपको बता दें, इस लिस्ट में क्रिकेटर विराट कोहली, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, आलिया भट्ट तक का नाम शामिल है। कैंपेन के तहत इन लोगों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो, ब्लॉक और बाइकआउट करने की अपील की जा रही है। इस कैंपेन को ब्लैकआउट 2024 का नाम दिया गया है। इस नाम से सोशल मीडिया पर अलग अलग पेज भी चल रहे हैं। आपको बता दी, ये मूवमेंट तब और तेज हो गया जब इजराइल ने रफा पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान सोशल मीडिया पर फ्री फिलिस्तीन, फ्री सूडान और फ्री कॉन्गो का स्लोगन भी दिखाई दिया। कई पोस्ट में कहा गया कि इजराइल फिलिस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है। ऐसे वक्त में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज बेशर्मों की तरह चुप हैं। वो सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, अपने इदारे में कई जगहों पर खवातीन के आने जाने पर रोक लगा दी है। दरअसल ये रोक इदारे के अहाते में खवातीन के रील बनाने के बाद मिली शिकायतों पर फैसला लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों दारुल उलूम देवबंद के अहाते में कई खवातीन के रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। दारुल उलूम से जुड़े मुफ्ती कासिम नौमानी ने बताया कि खवातीन के रील बनाने और दूसरे कामों की वजह से इदारे में पढ़ रहे तलबा को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा खवातीन के रील्स सोशल मीडिया पर वायरल होने से इदारे के एहसास पर गलत असर पड़ता है।
आपको बता दें, कुछ दिनों में ही इदारे में नया सेशन शुरू होने वाला है। वहीं इस फैसले की कई लोगों ने मजम्मत भी की है। कई लोगों ने इस फैसले को खवातीन के खिलाफ बताया। मरकजी सरकार ने हज ऑपरेशन 2024 के मौके पर बिहार के आज़मीन हज को मक्का मदीना आने और जाने के लिए गया जिले को रवानगी पॉइंट बनाया है। आपको बता दें, डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने अफसरान को जिला इंतजामिया हज हाउस पटना को एक साथ काम करने का हुक्म दिया है। हज के बेहतर देखरेख के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने राहुल कुमार को खास जिम्मेदारी दी है, जबकि उनकी मदद के लिए गया जिले के बड़े अफसर तनवीर आलम को नोडल अफसर बनाया गया है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज 2024 के लिए मुसाफिरों की रवानगी 26 मई से शुरू होगी। हज पर जाने से पहले और हज मुसाफिरों की बेहतर सेहत के लिए उनको कई तरह के वैक्सीन भी लगाए गए। इसके लिए गया जिले में कैंप का इंतजाम किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 10 बीटेक छात्रों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इन तलबा को अपनी पढ़ाई के चलते लाखों का पैकेज ऑफर हुआ है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तलबा को चुना गया और उन्हें 4.5 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर काम पर रखा गया। चुने गए तलबा में जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में पढ़ रहे तलबा शामिल हैं। बता दें कि 10 तलबा को बेंगलुरु की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने ये जॉब दी है और कंपनी इन सभी तलबा को लाखों का पैकेज दे रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीआरओ उमर पीरजादा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार तलबा को अलग अलग सेक्टर में अपना परचम लहराया है। आज भी 10 तलबा ने एएमयू में तालीम हासिल करने के दौरान ही ये बड़ी कामयाबी हासिल की। यूपी के सरकारी मदरसों में मैथ, साइंस और कई दीगर सब्जेक्ट्स को अब करिकुलम में शामिल कर दिया जाएगा। आपको बता दें, अब बच्चे मदरसे में इस्लामिक और दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे। ये फैसला लोकसभा इंतखाबात की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटाने के बाद जारी कर दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद इसे सारे जिलों के अक़लियतों से जुड़े सरकारी अफसरान को भेज दिया जाएगा। फिलहाल एक फरमान जारी किया गया है जिसमें सभी टीचर्स को तैयार रहने को कहा गया है। फरमान में लिखा है कि टीचर्स बच्चों को इसकी मालूमात अभी से दे दे। बता दें कि जमात 1 से हाई स्कूल और इंटर तक इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाने का फैसला लिया गया है। रजिस्ट्रार प्रियंका का कहना है कि दीनी और असरी तालीम लेना भी सभी के लिए ज़रूरी है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अब स्वाति मालीवाल के बयान पर अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, उनका मेडिकल भी करवाया गया है। दरअसल स्वाति मालीवाल ने इल्ज़ाम लगाया था कि सीएम हाउस में 13 मई को विभव ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की थी। मामले के बाहर आने के बाद से ही सियासत तेज है। एक तरफ जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले कर रही है, वहीं दिल्ली पुलिस और नेशनल वुमेन कमीशन भी हरकत में आ गई है। जुमेरात को दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति के घर पहुंची और उनसे मामले की मालूमात ली। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी के दफा 354, 323, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा नेशनल वुमेन्स कमीशन ने भी विभव को पेश होने को कहा है। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी एमडीएच के मसालों पर रोक लगा दी है। दरअसल बीते दिनों एमडीएच मसालों में कई बीमारी पैदा करने वाले पेस्टिसाइड्स मिले थे, जिसके बाद सिंगापुर और हांगकांग ने इन मसालों को बाजार से हटा दिया था और अब नेपाल ने भी इस पर रोक लगा दी है। नेपाल के फूड सेफ्टी निज़ाम से जुड़े जिम्मेदारों ने बताया कि एमडीएच मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नाम का पेस्टिसाइड मिला है। इस केमिकल से कैंसर और दूसरी कई शदीद बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए इन मसालों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड और ब्रिटेन भी एमडीएच और दूसरे भारतीय मसालों की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें, ये मुल्क भारतीय मसालों का बड़ा बाजार है और लगातार होती कार्रवाई से मसालों की क्वालिटी को लेकर अब कंपनियां घिरती नजर आ रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रिजर्वेशन और यूसीसी जैसे मुद्दों पर फिर एक बार अपोजिशन को घेरा है। उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू खानदान पुरखों से मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ करता रहा है। उन्होंने पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक सबको निशाने पर लिया। वजीर आजम ने आगे अपने बयान में कहा कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक मजहब के बिना पर रिजर्वेशन नहीं लागू होने देगा। इसके अलावा उन्होंने यूसीसी को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार मुल्क में यूसीसी की जरूरत को दोहरा चुका है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ओपोजिशन के लीडरान मजहब के बिना पर मुल्क को बांटने में लगे हैं। क्या सिर्फ अपना ओहदा बना रहे, कुर्सी मिलती रहे, इसके लिए खेल खेलते रहेंगे? मुल्क इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं मुल्क को एकजुट करूंगा। मैं मुल्क को एकजुट करने में लगा हूं और मैं इसके लिए अपनी जिंदगी तक खपा दूंगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। चौधरी ने ममता को निशाने पर लेते हुए कहा कि इंडिया इत्तेहाद को छोड़कर वो भाग गई और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो इत्तेहाद छोड़कर जा सकती हैं।
दरअसल चौधरी का ये बयान ममता बनर्जी के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने इंडिया इत्तेहाद को पश्चिम बंगाल के बाहर मदद देने की बात कही थी। अधीर रंजन ने आगे कहा कि ममता का कोई भरोसा नहीं, अगर बीजेपी मजबूत रही तो ममता उनकी तरफ भी जा सकती हैं। ममता पहले कांग्रेस को खत्म करने की बात करती थी। वो कहती थी कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अब वो कह रही कि इंडिया इत्तेहाद का साथ देंगी। इसका मतलब है कि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद सत्ता में आ रही है। लोकसभा इंतखाबात 2024 अपने आखिरी फेज की तरफ बढ़ रहा है। अब तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 4 फेज की वोटिंग हो चुकी है, वहीं 3 फेज की वोटिंग अभी बाकी है। लिहाजा जैसे जैसे इन 3 फेज की वोटिंग की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों की तरफ से इंतखाबी कैंपेन भी तेज़ होते जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कमान संभाले हुए हैं कैंपेन की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो लगातार कई सूबों में जाकर रैलियां और जलसे कर रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से सपा, कांग्रेस समेत इंडिया इत्तेहाद पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। लोकसभा इंतखाबात की तैयारी में जुटे राहुल गांधी आज लोकसभा सीटों के एतबार से मुल्क के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मुल्क में सिर्फ 20-22 लोग अमीर रहें और बाकी सब गरीब ही रहें। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। किसी ने मुझे एक इंटरव्यू भेजा, उसने कहा कि हिंदुस्तान में कि अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, अकड़ के बोलते हैं, क्या सबको एक जैसा बना देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहे और गरीब लोग गरीब रहे। झारखंड के रूरल डेवलपमेंट वजीर आलमगीर आलम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब से वो पुलिस हिरासत में आए हैं, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी ने आज आलमगीर आलम को PSLA अदालत में जज के सामने पेश किया। दरअसल आलमगीर आलम ने गिरफ्तारी के बाद मेडिकल बुनियाद पर छूट की बात की थी। बता दें, आलमगीर आलम की ओर से कई बीमारी का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया गया था। अब पता चला है कि उनको स्लिम एपनिया नाम की बीमारी है। इसे देखते हुए रांची की PMLA कोर्ट ने उन्हें मेडिकल सहूलियत मुहैया कराने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ ईडी की ओर से आलमगीर आलम को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। साथ में उसमें कई नए खुलासे भी किए गए हैं। ईडी की ओर से दावा किया गया है कि झारखंड हुकूमत से जुड़ा टेंडर का कमीशन वसूल कर आलमगीर आलम तक पहुंचाया जाता था। तो मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए तहजीब TV। आदाब।